नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। तीसरे चरण में 11 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की 93 सीटों पर मतदान हो रहा है। तीसरे चरण में कुल 1.85 लाख पोलिंग स्टेशन पर 17.24 करोड़ मतदाता वोट डाल रहे हैं। इसमें 8.85 करोड़ पुरुष मतदाता और 8.39 करोड़ महिलाएं हैं। गृह मंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया, केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला समेत कई केंद्रीय मंत्रियों के भाग्य का फैसला आज जो है वो ईवीएम में कैद हो जाएगा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जो है वो वोट डालने आज सुबह पहुंचे। जैसा कि तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि जिस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोट डालने पहुंचे हुए थे, उस वक्त वहां मौजूद तमाम लोग जो है वो काफ़ी खुश नजर आए। नरेंद्र मोदी भी सभी का हाथ जोड़कर के अभिवादन करते हुए नजर आए और वहां मौजूद लोगों के चेहरे पर काफ़ी खुशी नजर आई। वहीं बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अमित शाह भी वोट डालने जो है वो पहुंचे हुए थे और दोनों ही दिग्गज नेताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए लोकतंत्र के इस महापर्व में लोगों से बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने की भी अपील की। बढ़ेंगे आगे। पटना में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आरजेडी पर हमला करते हुए कुछ दिनों पहले कहा था कि अगर देश में इंडी गठबंधन सत्ता में आई तो देश में जंगल राज हो जाएगा, जिस पर लालू प्रसाद यादव ने पलटवार करते हुए अमित शाह पर ही सवाल उठा दिए और कहा है कि ये लोग इंडी गठबंधन यानी कि इंडिया गठबंधन से डरे हुए हैं। पार हो गए। कल सर अमित शाह बिहार आए थे, उन्होंने कहा कि पूरे देश में अगर एनडीए सरकार आई तो लालू जैसा जंगल राज हो जाएगा। हाँ, जंगल राज हो जाएगा। भड़का रहे हैं। भड़काने आए थे। डर के मारे इतना डर गए हैं कि भड़का रहे। प्रधानमंत्री जब आते हैं ये कहते हैं कि लालू जी कांग्रेस आएंगे साथ में तो वो लोग धर्म के आधार पर आरक्षण देंगे और सबका जमीन ले लेंगे, संपत्ति ले लेंगे। आरक्षण के पक्षधर है ना, वो तो संविधान को खत्म करना चाहते हैं, लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। ये इस बात को जनता के जहन में शायद बात आ गई है तो इस तरह की बात बदल। बढ़ेंगे आगे। कर्नाटक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी पत्नी राधाबाई खड़गे के साथ कलबुर्गी के कीर्ति प्राथमिक विद्यालय के मतदान केंद्र में उन्होंने जो है वो पहुंचकर वोट डाला है। खड़गे ने कहा कि कर्नाटक में हमें बहुत बहुमत मिलेगा। हमारे को तो कर्नाटक में बहुमत आएगा, ऐसी आज रिपोर्ट मुझे हमारे कांग्रेस प्रेसिडेंट शिव कुमार ने दिया और दूसरे लोगों ने भी ये कहा कि हैदराबाद कर्नाटक, बॉम्बे कर्नाटक में और जो साउथ कर्नाटका है वहां पर भी अच्छी स्थिति है। अब बेंगलुरु में वो लोग देख रहे हैं कि वहां की स्थिति जरा टफ हो गई थी, लेकिन अब जो हमको डाटा फाइनल मिलेगा तब पूरा मालूम होगा। मोदी जी डाटा नहीं दे रहे। पहले ऐसा होता था कि लोग इमीडिएटली डाटा देते थे, सर्टिफिकेट के साथ ही लोगों को ये मालूम होता कौन कितने वोट से जीता और कांग्रेस को कितने वोट इसमें मिले। लेकिन वो सब आज सीईसी क्विक एक्ट नहीं कर रही। 11 दिन 15 दिन के बाद ये डाटा देती है, मालूम करती है। इससे बहुत बड़ा नुकसान दिखता है और लोग भी बहुत ही सस्पिशन के साथ देखते हैं, इतना देरी क्यों, इसको क्या वजह है। इसीलिए हमको ये जरूरी है कि सीईसी इमीडिएटली इसको वो डाटा दे। अभी बीजेपी इंडिया अलायंस का कितना आने का उम्मीद है? उनको रोकने के लिए जितना नंबर होना वो नंबर हम देंगे।
बढ़ेंगे आगे। यूपी के सेफई में अखिलेश यादव ने अपनी पत्नी के साथ जो है वो मतदान करने पहुंचे और वोट डालने के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि हमें उम्मीद है कि चुनाव आयोग जो शिकायतें चुनाव आयोग में जो आ रही है उस पर कार्रवाई चुनाव आयोग करेगा। हमें उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन जो शिकायतें आ रही हैं, जो सूचनाएं मिल रही हैं उस पर कार्रवाई करेगा। और कई जगह ऐसा सुनने को मिल रहा है जहां बीजेपी के कार्यकर्ता नेता बूथ पर कब्जा करना चाहते हैं। कई जगह जो शुरुआती दौर में एजेंट नहीं बनने देना चाहते थे। मैंने यहां पर एक अधिकारी को देखा, जिस समय मैं गाड़ी में आया उसे होश ही नहीं था क्या कर रहा है और लोगों को गाली गलौज कर रहा है। अगर पोलिंग स्टेशन पे आप लोगों को गाली गलौज करोगे, ये कहाँ का व्यवहार है? और चेक करने की अनुमति अंदर है, आप बाहर खड़े होकर पुलिस नहीं चेक कर सकती है कि आप वोट डाल के आए हो कि नहीं डाल के आए हो। ईवीएम पर भी सवाल उठाया आपने शुरू से ही। ये अभी सवाल इस बहस में नहीं है। मैं मतदाताओं से कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा वोट डालें और ज्यादा वोट डाल करके इस सरकार को हटाएं। मैनपुरी से मौजूदा सांसद और सपा उम्मीदवार डिंपल यादव ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। उन्होंने भी वोट डाला और कहा कि बेरोजगारी, महंगाई बढ़ रही है, भाजपा में नीति और नीयत की खोट है। कर रहे हैं और लगातार बेरोजगारी जिस तरह बढ़ रही है, लगातार महंगाई जिस तरह बढ़े, लगातार जिस तरह रुपए के दाम इंटरनेशनल मार्केट्स में गिर रहे हैं, लगातार जिस तरह खाली पूंजीपतियों की इस देश में सेवा की जा रही है और मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं नीति के तहत और नियत के तहत भारतीय जनता पार्टी में बहुत भारी कमी और भारी खोट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन जो है मुसलमानों को, मैं समझती हूँ 10 साल में अगर कोई सरकार अगर काम नहीं कर पाई है, अपनी विफलता पूरी दिशाओं में जिसने फैलाई है पूरे देश में, जहां आज लोग कहीं ना कहीं आक्रोशित है, कहीं ना कहीं निराश हैं और कहीं ना कहीं जहां दबाव की राजनीति का प्रयोग आप सभी समाजों पे, सभी वर्गों पे कर रहे हैं, तो मैं समझती हूँ कि आज देश का लोकतंत्र बचाने का चुनाव है और कहीं ना कहीं संविधान की भी रक्षा करने का चुनाव सवाल रहेगा। योगी जी कह रहे हैं कि वो महिलाओं को बुला लेना बीच और राम विरोधियों के बीच मैं समझती हूँ राजनीतिक विचारधारा की लड़ाई है, जहां संविधान के संरक्षण की और लोकतंत्र के संरक्षण की लड़ाई है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह फिलहाल 77 साल के हैं और उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि ये चुनाव उनका आखिरी चुनाव है, चूंकि वो 77 साल के हो गए हैं और अब युवाओं को आगे पार्टी मौका देगी। इस बार राजगढ़ से आपको और आप ये भी कह रहे हैं कि आपका आखिरी चुनाव है। आखिरी चुनाव इसलिए क्योंकि मैं 77 साल का हो गया, नए लड़कों को मौका देंगे और उम्मीद 100%। बढ़ेंगे आगे। गुजरात के रूच में कांग्रेस नेता मुमताज पटेल ने भरूच में मतदान केंद्र पर पहुंचकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। बता दें कि इस सीट पर भाजपा के मौजूदा सांसद मनसुख भाई वसावा का मुकाबला आम आदमी पार्टी के चेतर वसावा से है। नंदगांव निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार भूपेश बघेल ने मतदान से पहले कहा है कि मतदान तेजी से चल रहा है और मैं भी पूरे परिवार के साथ जो है वो मतदान करने अपने गांव जा रहा हूं। देखिए, मतदान तो तेजी से चल रहा है और किसी जगह इस प्रकार की घटना के अभी तक मुझे जानकारी नहीं है। मैं भी मतदान करने जा रहा हूं गांव पूरे परिवार के साथ। सर, क्या मुद्दे दिखते हैं, किन अहम मुद्दों को लेकर जनता वोट करेगी? देखिए, जनता है वो महंगाई और बेरोजगारी से बेहद त्रस्त है और भारतीय जनता पार्टी के पास इसके पास कोई समाधान नहीं। 10 साल में और किसानों के, मजदूरों के, महिलाओं की समस्याएं बढ़ी है, युवाओं की समस्या बढ़ी है और इसलिए लोग हैं। अब जो कांग्रेस की घोषणा पत्र है, जो न्याय पत्र है, उस पर लोगों को विश्वास बढ़ा है। चाहे नारी न्याय की बात हो, युवा न्याय की बात हो, किसान न्याय की बात हो, भागीदारी न्याय है, इन सब जो न्याय राहुल जी ने दिया है उस पे लोगों को भरोसा है। वो तो 10 साल से कर रहे थे, उन्होंने तो कहा था कांग्रेस को 60 साल दिया, मुझे 60 महीना दो, वो भी मिल गया। जब नोटबंदी लगाया किया तब उन्होंने कहा था 50 दिन दे दो, मुझे किसी चौराहे में खड़ा कर देना, लेकिन वो भी नहीं हुआ। आज तक कितना कालाधन आया देश से ये भी पता नहीं है। फिर जब उन्होंने लॉकडाउन किया तब 21 दिन का समय मांगा था और लोग सड़कों पे इधर उधर भटक रहे थे, तभी इनके पास कोई था नहीं। अब 100 दिन किस बात का? 10 साल आपको मिला है, फिर 100 दिन किस बात के लिए?
बढ़ेंगे आज आगे। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने कुछ दिनों पहले मुस्लिमों को आरक्षण मिलना चाहिए ऐसा बयान दिया था, जिस पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी पलटवार किया है। देखो, यही तो बात प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि इंडी गठबंधन से जुड़े हुए जो दल हैं, कांग्रेस हो, आरजेडी हो, समाजवादी पार्टी हो, ये ओबीसी के आरक्षण पर, अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण पर सेंध लगाने का प्रयास करेंगे। इनका मैनिफेस्टो इस बात का उल्लेख करता है, यूपीए सरकार जब सत्ता में थी, कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए सरकार, आरजेडी और समाजवादी पार्टी दोनों उसके घटक थे। उस समय इन लोगों ने रंगनाथ मिश्रा कमेटी और सच्चर कमेटी गठित की थी। रंगनाथ मिश्रा कमेटी ने इस बात का उल्लेख किया था कि 15%, 27 में से 6% आरक्षण मुसलमानों को देना चाहिए, जिसका भारतीय जनता पार्टी ने उस समय पुरजोर विरोध किया था। उन्होंने कहा था धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता। फिर सच्चर कमेटी गठित करके इन लोगों ने अनुसूचित जाति और जनजाति के साथ आरक्षण में सेंध लगाने का कुत्सित प्रयास किया था। इसके लिए इन लोगों ने मुस्लिमों की कुछ जातियों को अनुसूचित जाति और जनजाति में शामिल करने का प्रयास किया। भारतीय जनता पार्टी ने भी इसका विरोध किया था, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर धर्म के आधार पर आरक्षण के विरोधी थे। उन्होंने कहा धर्म के आधार पर कोई आरक्षण नहीं हो सकता, ये भारत के विभाजन का कारण बना था और हमें कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जो देश के विभाजन का कारण बनेगा, और जिसके कारण अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के अधिकार बच पाए। लेकिन कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी, आरजेडी को जब भी अवसर मिलेगा, ये अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के आरक्षण के अधिकार पर सेंध लगा करके इन्हें जबरन अल्पसंख्यकों को देने का कुत्सित प्रयास करेंगे। बढ़ेंगे आगे। मुर्शिदाबाद लोकसभा क्षेत्र से सीपीआईएम उम्मीदवार मोहम्मद सलीम ने कहा कि यहां पर लोगों को डराया धमकाया जा रहा है और आश्चर्य की बात है कि पुलिस खुद यह सब कर रही है। आखिर लोगों को डराया जाता है, धमकाया जाता है, और सबसे अजीब बात है कि पुलिस अफसर खुद करते हैं। गुंडे कुछ है तो अभी वोट के दिन भी कहीं वोटर को रोक रहा है, कहीं पे वोटर को धमका रहा है, कहीं उसका स्लिप छिपा रहा है, और कहीं पे बोल रहा है कि आप वोट डाल दोगे तो बाद में रात को देखा जाएगा। इसलिए मैं आया हूँ कि रात में कुछ गड़बड़ नहीं है। मैं यहाँ आता हूँ तो पुलिस का अटेंशन रहता है, इसलिए कुछ लोग आपको देख के गो बैक स्लोगन दे रहे थे। वो 3-4 गुंडे ऐसे हैं, कुछ लोग ये तो लोग यहाँ पे हैं, मैं यहाँ तो खड़े हूँ, मैं इनको पहचानता भी नहीं, मैं इनसे बात भी नहीं की, वोट ही नहीं देना। कौन बोल रहे हैं? वो तो जावा करते हैं, उनसे पूछो कौन कर रहा है। हम तो यहाँ वो बूथ के सामने जो लोग था, पुलिस को बोला हटा दो, तो बूथ के सामने कोई भी नहीं रहना चाहिए 200 मीटर के अंदर। अभी पुलिस के जब बोला तब हटा दो, लेकिन यहाँ तो स्लोगन दे रहा था। कानूनन 200 मीटर के अंदर नहीं दे सकता, कहीं भी वोट के दिन में स्लोगन दे नहीं सकता। वोट के दिन साइलेंट होता है, ये सब नियम है कि अफसर को मालूम नहीं है, तो हमको बोलना पड़ा अफसर को दिन को भगाओ, खुद कानून नहीं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जशपुर के एक मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला है। तस्वीरों में आप साफ तौर पे देख सकते हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो है वो तस्वीरों में नजर आ रहे हैं और अपने परिवार के सदस्य के साथ जो है वो उन्होंने वोट डाला है, और साथ ही वोट डालने के बाद भी उन्होंने लोगों से घरों से निकल करके लोकतंत्र के महापर्व में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने की बात कही है। बढ़ेंगे आगे। बिहार की सियासत से बड़ी खबर सामने आई है। अभिनेता शेखर सुमन बीजेपी में शामिल हो गए हैं। लोकसभा चुनाव के बीच शेखर सुमन का बीजेपी में जाना एक तरह से इंडी गठबंधन को बड़ा झटका है। 2009 लोकसभा चुनाव में शेखर सुमन कांग्रेस की टिकट पर पटना साहिब से उन्होंने चुनाव लड़ा था। उस समय उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ली। शेखर सुमन एक्टर के अलावा एंकर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर भी हैं। हाल ही में वह वेब सीरीज हीरा मंडी में भी दिखे थे। शेखर सुमन दूसरी बार सियासी पारी खेलने के लिए बीजेपी में शामिल हुए हैं। इससे पहले वे एक बार कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा चुनाव में उतर चुके हैं। 2009 के लोकसभा चुनाव में पटना साहिब सीट से चुनाव लड़ा था। तब के बीजेपी उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ चुनाव लड़ा था। हालांकि उस समय उन्हें हार का सामना करना पड़ा था।
बढ़ेंगे आगे। झारखंड के देवघर में भाजपा नेता निशिकांत दुबे ने जो है वो हमला बोला है इंडी गठबंधन पर और कहा है कि मैं लगातार पाकुड़, साहिबगंज, गोड्डा, जामताड़ा का दौरा कर रहा हूं और मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मुसलमानों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ये सब यहाँ के मुसलमान नहीं हैं, ये घुसपैठिए हैं। देखिए, उसके यहाँ जो लेटर पकड़ाया है, 2-3 लेटर, बड़ा अलार्मिंग है। जितने भी वीडियो बनाए गए, चाहे देवीपुर का वीडियो है, देवघर का वीडियो है, सरैया हाट का वीडियो है, पुड़ैया हाट का वीडियो है, आप ये समझिए कि वीडियो की ट्रांसफर पोस्टिंग प्रदीप यादव के लेटर पैड पर हो रहा है और वो चुनाव का अभ्यर्थी है। ये तो चुनाव आयोग को देखने का सवाल है कि उसके कहने पर हुआ है। दूसरा जो सवाल है कि राजेश ठाकुर के लेटर पैड पर हुआ है, तो प्रदीप यादव का इन्वॉल्वमेंट, राजेश ठाकुर का इन्वॉल्वमेंट कैसे नहीं होगा? एक नौकर के यहाँ ये लेटर कैसे पकड़ा सकते हैं? दूसरा, ईडी ने जो चिट्ठी लिखी चीफ सेक्रेटरी को और जो उन्होंने मार्क किया विभाग के सचिव को, वो भी चिट्ठी उसके पास है। तो ये दिखाता है कि पूरा सिंडिकेट है और आलमगीर आलम जो है सबसे बड़ा सरगना है। पैसे तो उसके पास मिले ही, कांग्रेस आला कमान तक पहुंच रहे कि नहीं, ये बड़ा बात है। तीसरा, जो मैं कल से लगातार बात कर रहा हूँ कि पाकुड़ में मुसलमानों की संख्या बढ़ गई, साहबगंज में बढ़ गया, गोड्डा में बढ़ रहा है, जामताड़ा में बढ़ रहा है, और ये सब यहाँ के मुसलमान नहीं हैं, ये बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो चाईबासा में कहा कि 36% से 24% आदिवासियों का पॉपुलेशन को घट गया, तो ये क्या हो रहा है? धर्मांतरण हो रहा है। मुस्लिम जो है आदिवासी लड़कियों के साथ शादी कर रहे हैं, उनके बच्चे मुसलमान हो रहे हैं, इसलिए डेमोग्राफी बदल रही है। तो एनआईए से इसकी जांच होनी चाहिए और एक आदमी को नागरिक बनाने के लिए या उसको शादी कराने के लिए, उसको बसाने के लिए आलमगीर आलम का सिंडिकेट कितना पैसा ले रहा है, ये भी एक बड़ा जांच का विषय है। इसकी फंडिंग ऐसा ही कर रही है। तो मुझे लगता है कि आलमगीर आलम को इमीडिएटली गिरफ्तार करना चाहिए और कांग्रेस का जो चेहरा है खंड खंड विखंडित करने का इस देश को, उसको जो है जल्दी से लगाम लगाना चाहिए। नहीं तो ये जो कांग्रेस की देश तोड़क राजनीति है, जो उसने एजेंडा अभी अपना घोषणा पत्र जारी किया है, जो मुस्लिम लीग का एजेंडा 1946 का था, वही एजेंडा कांग्रेस का घोषणा पत्र है। इसकी साजिश का पर्दाफाश करना चाहिए। तो लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण को तहत दोपहर 1 बजे तक का जो वोटिंग परसेंटेज है वो फिलहाल हमारे सामने आ चुका है, जो कि हम दर्शकों को बताएंगे। बता दें कि असम में 45.9% वोटिंग हुई है, बिहार में 36.7% वोटिंग हुई है, बिहार में 36.7% वोटिंग हुई है, छत्तीसगढ़ में 46.1% वोटिंग हुई है, वहीं दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव में 10.13% वोटिंग हुई है, गोवा में 39% वोटिंग हुई है, तो वहीं गुजरात में 37.8% वोटिंग हुई है, कर्नाटक में 41.6% वोटिंग हुई है, तो मध्य प्रदेश में 30.21% वोटिंग हुई है, वहीं महाराष्ट्र में 31.6% वोटिंग हुई है, उत्तर प्रदेश में 38.1% वोटिंग हुई है, तो वहीं पश्चिम बंगाल में 43.9% वोटिंग हुई है। तो मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।